नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। जेएसएससी टीचर वैकेंसी 2025 स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। 92,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अवसर सामने हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड स्पेशल टीचर रिक्रूटमेंट के तहत आवेदन 12 दिसंबर से स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट gssc.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया राज्य के सरकारी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर के 2,399 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर मैथ्स एंड साइंस के 356 पद, सोशल साइंस के 352 पद और लैंग्वेज के 344 पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया बिना किसी साक्षात्कार के पूरी की जाएगी, जिससे मेरिट आधारित भर्ती सुनिश्चित की जा सके। वेतनमान की बात करें तो इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर को 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर पदों के लिए वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट से महंगा हुआ प्याज, 6 दिन में 12 रुपए की बढ़ोतरी। भारत बांग्लादेश सीमा पर प्याज व्यापार के लिए बॉर्डर खुलने के बाद रांची समेत झारखंड के बाजारों में इसका असर दिखने लगा है। बांग्लादेश सरकार द्वारा प्याज आयात की अनुमति दिए जाने के बाद महाराष्ट्र के नासिक और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज वहां भेजा जा रहा है। बेहतर कीमत मिलने के कारण निर्यात बढ़ा है, जिससे रांची के मंडियों में प्याज की आवक घट गई है और कीमतों में तेजी आई है। स्थानीय थोक और खुदरा बाजारों में पिछले 6 दिनों के भीतर प्याज की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। 6 दिन पहले थोक बाजार में प्याज 12 रुपए और खुदरा में 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, जो अब थोक में 24 रुपए और खुदरा में 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। आलू प्याज के थोक व्यापारियों के अनुसार पहले उत्पादक राज्यों में किसानों को प्याज का अपेक्षाकृत कम दाम मिल रहा था। बांग्लादेश में बेहतर भाव मिलने के बाद निर्यात बढ़ाया गया है, जिसका सीधा असर रांची की सप्लाई पर पड़ा है। ओरमांझी में जंगली हाथी का उत्पात, 2 घायल, खेतों की फसलें भी किया बर्बाद। राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में सोमवार तड़के उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली हाथी अपने झुंड से भटककर रिहायशी क्षेत्र में जा पहुंचा। ग्रामीणों के अनुसार हाथी ने पहले चकला गांव के कई खेतों में घुसकर फसलों को रौंद डाला और फिर शोर मचाने पर 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। दोनों को चोटें आई हैं। राहत की बात है कि दोनों खतरे से बाहर हैं। गाँव में हाथी के घुसने की खबर फैलते ही हुजूम उमड़ पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी को जंगल की ओर वापस भेजने के प्रयास जारी हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे घरों से बाहर न निकले और हाथी के पास जाने या उसे उकसाने की कोशिश न करें। एहतियातन इलाके में पुलिस बल और वन कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, 783 केंद्रों में आज से धान अधिप्राप्ति अभियान शुरू। झारखंड सरकार आज से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राज्य के 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार ने धान बिक्री पर बोनस सहित 2,450 रुपए प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया है, जिससे किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सर्वोपरि है और सभी जनप्रतिनिधियों को किसी न किसी रूप में कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी कारणवश कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वे ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित कर अपना समर्थन अवश्य दें। उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर अधिप्राप्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें। झारखंड में ठंड से मिलेगी हल्की राहत, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। पलामू में सता रही बेजोड़ सर्दी। रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में अब ठंड का असर धीरे धीरे कम होने के संकेत मिल रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार से राज्य के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 2 दिनों तक तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के समय कुहासा छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान सामान्यतः साफ रहेगा। 20 दिसंबर तक ठंड से हल्की राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बारिश होने की स्थिति में ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रांची के कांके क्षेत्र में दर्ज किया गया है। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुबह सैर करने वालों को सलाह दी है कि वे सुबह निकलने के बजाय सूरज निकलने के बाद टहलें। साथ ही हल्का गुनगुना पानी पीने, शरीर को गर्म रखने, खान पान में सावधानी बरतने और समय समय पर पानी पीते रहने की सलाह दी गई है। ठंड का असर खेती पर भी दिखने लगा है। आलू की फसल की पत्तियां सूखने लगी हैं, जबकि गेहूं की फसल पर पाले का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची में 28 दिसंबर से हीरो महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत। रांची में 28 दिसंबर से हीरो विमेंस हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत होने जा रही है। आयोजन को लेकर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मोहराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में रंगरोगन और नियमित मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है। स्टेडियम की मुख्य बिल्डिंग और दर्शक दीर्घा को झारखंडी हरे रंग में सजाया जा रहा है, जिससे लीग से पहले स्टेडियम को नया स्वरूप मिल सके। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह के अनुसार विमेंस HIL को देखते हुए स्टेडियम में सभी जरूरी तकनीकी और बुनियादी तैयारियों की जांच की जा रही है। लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों के रांची पहुंचने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 9 भारतीय खिलाड़ी रांची आएंगी, जबकि 19 दिसंबर को 4 और खिलाड़ियों के आने की सूचना है। शेष सभी की टीमों के खिलाड़ी 22 दिसंबर तक रांची पहुंच जाएंगी। हजारीबाग पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 13 लाख का अफीम और डोडा बरामद। अभियान जारी रहेगा। हजारीबाग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लगभग 13 लाख रुपए मूल्य का अफीम और डोडा बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 13 दिसंबर को की गई थी। गुप्त सूचना में बताया गया था कि हजारीबाग क्षेत्र के कनहरी पहाड़ के समीप कुछ तस्कर अफीम एवं डोडा की खरीद बिक्री करने वाले हैं। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने कनहरी पहाड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान चरही की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि कार सवार पुलिस दल ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया और ओवरटेक कर स्विफ्ट कार को रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर डिक्की से अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं डोडा बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम ईशु कुमार सिंह और विजय कुमार गुप्ता बताया है। दोनों आरोपी हजारीबाग जिले के बरही क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे यह अफीम एवं डोडा को खूंटी जिले के तमाड़ राहड़िया क्षेत्र से लेकर आ रहे थे और बरही की ओर जा रहे थे। गुमला के घाघरा ब्लॉक परिसर के मंदिर में तोड़फोड़। आक्रोशित ग्रामीणों ने लोहरदगा गुमला सड़क जाम किया। पुलिस जांच में जुटी। गुमला के घाघरा प्रखंड परिसर स्थित बजरंगबली और शिव मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। सोमवार सुबह जब स्थानीय लोग साफ सफाई और पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और कई छोटी मूर्तियां क्षतिग्रस्त थीं। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुमला लोहरदगा सड़क को जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीण जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि धर्म और आस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही गुमला SDPO सुरेश प्रसाद यादव, इंस्पेक्टर विनय कुमार और थानेदार पुनीत मिंज मौके पर पहुंचे। वे मामले की पूछताछ और छानबीन कर रहे हैं। यह मंदिर कई साल पुराना है और स्थानीय लोगों की इसमें गहरी आस्था है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता से 2 करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुणाल भारतेंदु से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अधिवक्ता ने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। FIR के अनुसार 9 दिसंबर की दोपहर करीब 2:42 पर उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से मिस्ड कॉल आया था।
इसके बाद जब उन्होंने दोपहर 2:59 पर उसी नंबर पर कॉल किया तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को राहुल दुबे गैंग का सदस्य बताया और अपना नाम प्रकाश शुक्ला बताया। कॉलर ने पहले अधिवक्ता का नाम कंफर्म किया और फिर उनसे जमीन कारोबार से जुड़े होने के बारे में सवाल किया। अधिवक्ता द्वारा स्वयं को हाईकोर्ट का वकील बताए जाने के बावजूद आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। आरोपी ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर रकम नहीं दी गई तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के मानगो थाना में 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर की तोड़फोड़। जमशेदपुर के मानगो थाना में पुराने विवाद को लेकर रविवार देर रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान थाने के अंदर मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल 14 दिसंबर रविवार देर रात मानगो थाना परिसर में पुराने मामले को लेकर 2 पक्ष ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था, जिससे हालात बिगड़ गए और थाने में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद क्यूआरटी को बुलाया गया। इधर सूचना मिलते ही डीएसपी भोला प्रसाद मानगो थाना पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी के मुताबिक मानगो रोड नंबर 1 पर गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले सड़क पर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ओर से 4 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचे, लेकिन वहां पर भी विवाद शुरू हो गया और दोनों आपस में भिड़ गए। झारखंड की युवती की यूपी में मिली लाश, सूटकेस में बंद कर खेत में फेंका गया था कंकाल, दंपत्ति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में NH 9 पर 1 दिसंबर को सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। पीड़िता मामले की शिकायत पुलिस से करने की धमकी देती थी। इस मामले को छिपाने के लिए उसने महिला की डंडा मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उसने मृतका के साथ एक अन्य युवती का वीडियो बनाकर उस पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दंपत्ति से हत्या में इस्तेमाल डंडा और 3 मोबाइल बरामद किया है। धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद थी भारी भीड़। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर रेलवे के एक शोपीस के पास अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय स्टेशन के बाहर काफी भीड़ थी। हालांकि राहत की बात है कि आग की इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल धनबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने पार्किंग एरिया की तरफ एक कोयले का स्टैचू बनाया गया है। इस स्टैचू को चारों तरफ ग्रिल से घेराबंदी की गई है। अचानक इसी कोयला के स्टैचू में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी। आग बुझाने के लिए रेलवे कर्मचारी और रेल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पार्किंग एरिया में मौजूद लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग बुझाने के लिए वहां पानी के इंतजाम नहीं थे। फिर लोगों ने स्टेशन गेट के पास रखा बालू से भरी बाल्टी लाई और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर बाद दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। यूनिफॉर्म नंबर, नाम, रांची में ई रिक्शा वालों की होगी अलग पहचान, ट्रैफिक सुधारने पर जोर। मुख्यमंत्री ने रांची भ्रमण के बाद अधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, चौक चौराहों को सुव्यवस्थित करने और अन्य मामलों पर रविवार को उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीसी ने रिक्शा चालकों का यूनिफॉर्म और वाहन के पीछे चालक का नाम व फोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए हैं। ई रिक्शा के परिचालन से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है। उन्हें ई रिक्शा चालक संघ के साथ बैठक कर मार्ग निर्धारण, परिचालन अनुशासन एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख सड़कों एवं चौक चौराहों पर यातायात को सुचारू करने, बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों एवं उन पर लटके तारों को व्यवस्थित करने तथा कई मार्गों पर अनावश्यक कट्स को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि शहर की सुंदरता, सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली के खंभों पर लटके अव्यवस्थित तारों को शीघ्र व्यवस्थित करने हेतु टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और शहर की छवि बेहतर बनाई जा सके। रिम्स की जमीन पर तान दिया अपार्टमेंट, अब 17 करोड़ के घरों पर चलेगा बुलडोजर।
रिम्स की जमीन पर नवनिर्मित 4 मंजिला अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुल 20 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट करीब 70 लाख कीमत तक के हैं। इस तरह इसे खरीदने वालों को करीब 14 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह फ्लैट बिक चुके थे और रेडी टू मूव वाली कंडीशन में थे। कई फ्लैट खरीदारों ने 10 लाख से ज्यादा का इंटीरियर करा लिया था। ऐसे में करीब 2 करोड़ का नुकसान और हुआ है। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ा तो जा रहा है, पर हमें हुए नुकसान का कोई नहीं सोच रहा है। अपार्टमेंट बनाने के लिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन सबसे पहले किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेचर ऑफ लैंड की जांच की जाती है। यदि रिम्स की जमीन थी तो कोई सामान्य व्यक्ति रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता था। लोगों का कहना है कि यदि जमीन रिम्स की है तो इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो गया? यदि रजिस्ट्री हुई तो कर्मचारी CICO ने इसे पास कैसे कर दिया? नगर निगम ने भी नक्शा किस आधार पर पास किया? फिर बैंक के लीगल सेल ने होम लोन के डॉक्यूमेंट को क्लियरेंस कैसे दे दी? GMM जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली ने गरीब व असहाय लोगों के बीच बांटा कंबल। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड के जराकी व बासमती पंचायत के कई गांवों के सैकड़ों गरीब व असहाय जरूरतमंद महिलाओं व बुजुर्गों के बीच झामुमो जिला उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय समिति सदस्य हाजी समद अली, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष श्यामलाल हांसदा व प्रखंड सचिव जहीरुद्दीन मियां ने कंबल का वितरण किया है। जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली ने बताया कि बढ़ते ठंड को देखते हुए लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू के सौजन्य से गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है, ताकि इस शीतलहरी में गरीब व असहाय व्यक्ति को ठंड से राहत मिल सके। कंबल पाकर महिलाओं व बुजुर्गों ने विधायक हेमलाल मुर्मू व जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कंबल मिलने से इस कड़ाके भरी ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष श्यामलाल हांसदा व प्रखंड सचिव जहीरुद्दीन मियां ने बताया कि विधायक हेमलाल मुर्मू के सौजन्य से प्रखंड के सभी पंचायतों में लगातार कंबल वितरण का कार्य जारी है। रांची में 1000 करोड़ के लोन के लिए JSF-CSCL ने बैंकों से EOI मांगा। झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 में धान खरीद योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1000 करोड़ के ऋण के लिए बैंकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। यह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट के अनुसार लिया जाएगा। JSF-CSCL झारखंड सरकार का 100% उपक्रम है और राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करता है। धान खरीद योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है और किसानों को 100% भुगतान सीधे किया जाता है। इसके बाद धान की पॉलिशिंग कर चावल निगम के गोदामों में रखा जाता है और जरूरतमंद लोगों तक वितरण किया जाता है। सांप के साथ खेलते समय सर्पमित्र अमित की हो गई मौत। झारखंड के गोमो में शनिवार रात एक युवक की सांप के साथ खेलते समय मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित गुप्ता उर्फ फूचन के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अमित सांपों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम करते थे। शनिवार को उन्होंने 2 गेहूंवन सांप पकड़े थे। अंधेरा होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ने के बजाय अपने घर ले आए। घर आने के बाद अमित सांपों के साथ खेलने लगे थे। घर के लोग बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। एक हाथ में सांप पकड़कर और दूसरे हाथ से वीडियो बनाते समय जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। सर्पदंश होने के बाद अमित ने खुद अपना उपचार शुरू किया था। जब तबीयत बिगड़ गई तब घर वालों ने उन्हें गोमो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन शनिवार देर रात SNMMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सर्चेबल हुई पिछली मतदाता सूची, गहन पुनरीक्षण की तैयारी तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों के वे मतदाता जिनका नाम विगत गहन पुनरीक्षण के दौरान झारखंड की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया था, वे अपने संबंधित राज्य की पिछली मतदाता सूची से अपना नाम खोजकर अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर कॉल कर भी अपने अथवा परिजनों के नाम खोजने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से पहले तैयारियों के क्रम में मतदाताओं का पिछले पुनरीक्षण की सूची से वर्तमान सूची में मैपिंग BLO ऐप के माध्यम से की जा रही है। अन्य राज्यों से आए मतदाताओं की मैपिंग मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करके की जाएगी, ताकि गहन पुनरीक्षण के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि गहन पुनरीक्षण में एक भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेरेंटल मैपिंग और ASD सूची तैयार करते समय भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। आयोग द्वारा हर स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसका अनुपालन अनिवार्य है। रांची के कोतवाली थाना प्रभारी का तबादला, पुलिस केंद्र में योगदान का आदेश।
रांची में प्रशासनिक फेरबदल के तहत कोतवाली थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर आदिकांत महतो का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें अब पुलिस केंद्र रांची में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी दफ्तर से जारी आदेश में कहा गया कि वे अविलंब पुलिस केंद्र रांची में अपना योगदान सुनिश्चित करें। गिरिडीह में हाईवा की टक्कर से वृद्ध की मौत, नए घर जाते वक्त हुआ हादसा, मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के बादीडीह गांव में रविवार रात सड़क हादसे में 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान बादीडीह निवासी बाल गोविंद ठाकुर के रूप में की गई है, जो स्वर्गीय उत्तम ठाकुर के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार बाल गोविंद ठाकुर अपने पुराने घर से खाना खाकर नए घर सोने जा रहे थे। इसी दौरान पटना से बलहारा की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वृद्ध ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। गावा थाना पुलिस को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई और मुआवजे के आश्वासन पर देर रात सड़क जाम हटवाया गया। झारखंड में 515 स्कूल कॉलेजों ने खोला मोर्चा, अनुदान के लिए नहीं भरा फॉर्म। राज्य सरकार वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को गुणवत्ता के आधार पर अनुदान की राशि बढ़ाना चाहती है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट या अन्य परीक्षाओं के परिणाम को इसके लिए आधार बनाया जा सकता है। डिग्री कॉलेजों की तरह इनके लिए यह व्यवस्था लागू होगी। इधर राज्य सरकार द्वारा अभी तक 75% अनुदान नहीं बढ़ाने के विरोध में 515 वित्त रहित संस्थानों ने साल 2025-26 के अनुदान के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है। अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित समय सीमा 13 दिसंबर को खत्म हो गई है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अनुदान की समय सीमा बढ़ानी होगी। वित्तीय साल 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का बजटीय प्रावधान किया है। राज्य में 195 इंटर कॉलेज, 334 उच्च विद्यालय, 46 मदरसा और 40 संस्कृत विद्यालय प्रत्येक वर्ष अनुदान प्रपत्र भरते हैं। इस तरह लगभग 620 से 625 संस्थान हर वर्ष अनुदान प्रपत्र भरते हैं। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की रिपोर्ट अपराधियों के निशाने पर है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के बैंक। झारखंड के कई जिलों में लूट की बड़ी वारदात आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में दिन दहाड़े डकैती, एटीएम में तोड़फोड़ और शाखाओं में चोरी की असफल कोशिशें शामिल हैं। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि अपराधी अब शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में स्थित बैंक शाखाओं को निशाना बना रहे हैं। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की 18वीं बैठक के लिए तैयार दस्तावेज में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। देवघर के मधुपुर में 25 सितंबर 2025 को एचडीएफसी बैंक की शाखा में दिन दहाड़े एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी। हथियारबंद लुटेरों ने बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लुटेरों ने बैंक स्टाफ और ग्राहकों के साथ मारपीट की थी, उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे और बैंक से 1,64,00,000 रुपए नकद लूट लिए थे। बदमाशों ने गोल्ड लोन की सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए 2200 ग्राम सोने के बराबर 41 लोन पैकेट भी चुरा लिए थे। बीते 5 जून को रांची के पंडरा स्थित एक्सिस बैंक ब्रांच के एटीएम को तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अपराधी वारदात को अंजाम देने में असफल रहे थे। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाया गया अभियान। नशे की खरीद बिक्री करने के आरोप में एक दंपत्ति पुलिस के हत्थे चढ़े। बता दें कि पुलिस ने मौके से 1 किलो गांजा और गांजा पैकिंग का सामान बरामद किया है। पुलिस ने ग्राहक बनकर नशे के इस खेल का उद्भेदन किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में सुजीत राय और रबिता देवी शामिल हैं। बुट्टी मोड़ स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप डिवाइडर से टकराया मोटरसाइकिल, व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। रांची के बुट्टी मोड़ स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की डिवाइडर से टकराने के दौरान मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पीसीआर वैन पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर लिया और रिम्स भेज दिया है। लातेहार में हाथी के हमले से युवक की मौत, आलू के खेत में सिंचाई करते समय हुआ हादसा, वन विभाग ने दिया मुआवजा। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के भैंसादोन गांव में रविवार रात जंगली हाथियों के झुंड के हमले से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बालूमाथ निवासी प्रमुख लोहरा के 19 वर्षीय पुत्र आर्यन लोहरा के रूप में की गई है। पिता प्रमुख लोहरा ने बताया कि आर्यन अपने आलू के खेत में पानी का पटवन कर रहा था। इसी दौरान 4 हाथियों का एक झुंड खेत की ओर आया और अचानक आर्यन पर हमला कर दिया। हाथियों ने युवक को पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे आर्यन को बचाया नहीं जा सका। इस घटना से भैंसादोन और आसपास के गाँवों में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने बताया कि इलाके में समय समय पर हाथियों की आवाजाही
होती रहती है और सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी के हमले से युवक की मौत हुई है। विभाग द्वारा परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। शेष राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। गुमला में बहंगी से अस्पताल ले जाई गई गर्भवती, 1 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस की मिली मदद, इलाज में देरी की वजह से जच्चा बच्चा की मौत। गुमला के घाघरा प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती दीर गांव पंचायत के झलकापाट गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सड़क के अभाव में आदिम जनजाति समुदाय की एक गर्भवती महिला सुकरी कुमारी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इलाज में देरी की वजह से दोनों की जान चली गई। परिजनों ने उन्हें कंधे पर बहंगी में रखकर घर से निकाला था। परिजनों ने जान जोखिम में डालकर झलकापाट गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर काड़ासिल्ली गांव तक पैदल सफर किया था। यह इलाका दुर्गम, पठारी और नक्सल प्रभावित है। काड़ासिल्ली पहुंचने के बाद ममता वाहन एम्बुलेंस की मदद से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे तत्काल सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। हालांकि इलाज के लिए गुमला ले जाते समय सुकरी कुमारी ने दम तोड़ दिया। बुनियादी सुविधाओं की कमी और सिस्टम की देरी को इस मौत का कारण बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार झलकापाट गांव में आज़ादी के लगभग 78 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। बरसात के मौसम में यहाँ के हालात और भी बदतर हो जाते हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।